जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के तुरंत बाद बांग्लादेश की राजशाही में जमाते इस्लाम के अमीर का सलफिस्ट ग्रुप के साथ क्लोज डोर बातचीत और एक मीटिंग होती है। मिजोरम के ऐजवाल में आसाम राइफल के हाथ 1200 डेटोनेटर्स जो है वो लगे हैं, वो उन्होंने सीज किए हैं सीधा। और ढाका का जो है वो सीधा ये सीधी वार्निंग आती है और वो कहते हैं कि इंडिया के साथ जो फ्यूचर रिलेशंस है वो अब गेंजिस वाटर ट्रीटी पर डिपेंड करेंगे। क्या ये सिर्फ अलग अलग इंसिडेंट्स हैं या फिर भारत के ईस्टर्न फ्रंटियर पर एक डेंजरस स्ट्रेटेजिक पैटर्न यहाँ पर बरकरार है? बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जमात का इन्फ्लुएंस 2026 इलेक्शन के बाद अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंच चुका है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इस्लामिस्ट नेटवर्क का राइज, एंटी इंडिया रेटरिक और वाटर डिप्लोमेसी का प्रेशर टूल एक रूप में यूज करना क्या भारत के लिए एक नया टू फ्रंट जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल बॉर्डर के जो अक्रॉस आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है वो क्वाइटली जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है? क्या नॉर्थ ईस्ट में डेटोनेटर्स की जो रिकवरी है वो एक आइसोलेटेड स्मगलिंग केस है या किसी लार्जर अंडरग्राउंड नेटवर्किंग की वार्निंग? और अब क्या जो ढाका है डिप्लोमेसी नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की लैंग्वेज बोल रहा है? भारत के ईस्टर्न नेबरहुड में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें इग्नोर करना शायद स्ट्रेटेजिक मिस्टेक साबित हो सकती है, क्योंकि अब जो है बॉर्डर, जबकि उसके हम उस पार देख रहे हैं जो पॉलिटिकल इस्लाम है, अक्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स और जो वाटर लिवरेज है वो एक साथ एक्टिवेट होने लगे हैं। तो तब इशू जो है वो सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं रहता, नेशनल सिक्योरिटी का हो जाता है। तो इसी पर आज की चर्चा, और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, राजशाही में जमात और सलाफिस्ट कोऑर्डिनेशन का असली एजेंडा क्या लग रहा है? क्यों एक साथ अंबर जमात जी, और सबसे बड़ी बात सलाफिस्ट? है कि ये जो जमात है वो बांग्लादेश के अंदर मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में एक तरह से स्थापित हो गई है। जो वैक्यूम शेख हसीना की पार्टी को बैन करके इन्होंने क्रिएट किया है, उस जगह यहाँ पर ये एक तरह से रैबिड इस्लामिस्ट जिहादिस्ट फोर्स बनकर उभर रहे चुके हैं। और अब इनका जो अलायंस हो रहा है सलाफिस्ट के साथ हो रहा है, और सलाफिस्ट जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया इनको फंड करते हैं। और ये जो एरिया है भारत के बॉर्डर के पास है, और ये उसी एरिया के अंदर जमात का इन्फ्लुएंस भी है। और उसमें इन दोनों रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का साथ में मिलना एक तरह से भारत के लिए खतरे की घंटी है। आईएसआई के जो लोग हैं वो अभी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान हाई कमीशन विजिट करते जा रहे हैं। फिर आप ये भी देखिए कि अब बांग्लादेश ने नेवल एग्रीमेंट साइन करके रखा है अमेरिका के साथ भी। चाइना के साथ तीस्ता नदी के ऊपर उन्होंने अभी एग्रीमेंट कर लिया है, और साथ में भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपको बांग्लादेश से अच्छे टाइज की जरूरत है तो आपको गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करना पड़ेगा। बांग्लादेश डर चुका है भारत से, उसको समझ में आ गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेयंस में रख दिया। इंटरनेशनल प्रेशर करने के बावजूद भारत ने सारे इंटरनेशनल जो उनके जो इंटरनेशनल जो प्लीज आए थे उसको दरकिनार कर दिया, सीधा बोल दिया कि अबेयंस में है। पाकिस्तान को बोलो टेररिज्म छोड़ो, फिर बात करेंगे। अब ये एक तरह से डेडलॉक हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब बांग्लादेश डर चुका है कि अगर सेम चीज गंगा वाटर ट्रीटी के साथ कर दिया जो इस साल दिसंबर 2026 में एक्सपायर होगी, तब बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश की 17 से 18 करोड़ की पॉपुलेशन में से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन गंगा वाटर ट्रीटी। और सबसे बड़ी बात है, ये जब नदी बांग्लादेश में एंटर होती है, इसको वो पद्मा नदी बोलते हैं। और वहां पर ये तीस्ता वाटर जो है वो चाइना के साथ वो एक करार कर रहे हैं। बांग्लादेश अमेरिका को अपने नेवल बेस दे रहा है, चिटागोंग नेवल बेस दे रहा है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान का आईएसआई उसको हेल्प कर रहा है, टर्की भी उसको ड्रोन्स दे रहा है। तो एक तरह से भारत को एक तरह से प्रेशर किया जा रहा है, भारत को बोला जा रहा है कि बांग्लादेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमसे ट्रीटी कर लीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम कर रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि अगर शुवेंदु अधिकारी फ्रंट फुट पे आ गए और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि गंगा वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करो, तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए बांग्लादेश डर चुका है। ऑलरेडी फेंसिंग चालू हो गई है। फेंसिंग चालू होने से ही आप ये देखिए वहां पर स्टेटमेंट्स आने लग गए और बोल रहे हैं कि ममता दीदी आप वेस्ट बंगाल को भारत से अलग कर लीजिए, हम 17 करोड़ बांग्लादेशी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर वहां पर हुमायूं कबीर जैसे जो नेता हैं गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, ये सब ये बात कर रहे हैं। और अब ये हमको एक तरह से बताते हैं कि बांग्लादेश बहुत स्पेशल है, हमें उनके साथ डर के, भारत को डर के उनके साथ ट्रीटी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, हमेशा मैंने कभी भी बोला है आपके चैनल पे, पाकिस्तान से ज्यादा अगर भारत के लिए कोई खतरा है वो ये बांग्लादेशी है। और इनको एक तरह से मजा चखाने की जरूरत है अंबर जी, क्योंकि इनको अपनी औकात के बाहर बात कर रहे हैं। और ये देखिए ये मोहम्मद यूनुस के टाइम से चालू हुआ। मोहम्मद यूनुस ने जब ग्रेटर बांग्लादेश की बात की, गार्डियन ऑफ द 7 सीज की बात की, चाइना की तरफ अपना झुकाव किया, तीस्ता नदी के ऊपर उन्होंने वहां पर अग्रीमेंट किया, फिर लाल मोनिरहट एयरबेस वो उन्होंने एक्टिवेट किया, सारे एंटी भारत एंटी इंडिया मेजर्स हैं। और ऊपर से ऊपर वो बोलते हैं कि भारत के अंदर कलकत्ता में फिदाइन अटैक करेंगे, हमें बॉम्ब्स की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ह्यूमन बॉम्ब्स है। जमात और जमात के साथ ये देखिए अभी सलाफिस्ट साथ में आ रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। और चाइना के बोलने पे बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स ले रहा है। और उस वक्त ये जो बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये बोल रहे हैं कि भारत को हमारे साथ ट्रीटी कर लेनी चाहिए। तो ऐसी क्या मेरा ये मानना है ये जो लोग हैं जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मेरे ख्याल से भारत चाहे तो 24 घंटे में बांग्लादेश को राख मिट्टी में मिला सकता है। इनको अपनी औकात दिखानी 24 घंटे तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिए, मुझे लग रहा है 4 घंटा काफी होगा, वो भी थोड़ा ज्यादा करके। देखिए वो तो अभी ऐसा है कि इनकी औकात दिखाने के लिए मैंने 24 घंटे बोले हैं। मैं तो जानता हूं कि 4 घंटे आपकी बरोबर है। पर भारत भी ऐसी कोई ट्रीटी जो गैंगिस वेंजस वाटर ट्रीटी है, इसको अगर अफेंस में ले लिया तो बांग्लादेश भूखे मर जाएगा। आप ये बता रहा हूँ, वो उनके जो राइट्स होने लग जाएंगे वहां पर, ये कंट्री सोमालिया जितना अनस्टेबल हो जाएगा। ऑलरेडी आप ये देखिए कि ये हर जगह जाके भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान के जैसे, पाकिस्तान भिखारिस्तान है, बांग्लादेश कंगलादेश है। आप ये समझ लीजिए, एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान ही है। और ये एक तरह से पाकिस्तान की एक तरह से ईस्टर्न बॉर्डर के थ्रू वो वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कर रहा है। तो दोनों मिलकर लेकिन भारत उमेश को, जी एक बात बताइए, जो एजवाल में 1200 डेटोनेटर्स मिले हैं वो किस ऑपरेशन के लिए मूव किए जा रहे थे? क्या मकसद है इतनी बड़ी संख्या में डेटोनेटर्स को सीज किया है आसाम राइफल्स? सिंपल सी बात है अंबर जी, सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और मिजोरम के अंदर वो ये डेटोनेटर्स भेज रहे हैं। और एक तरह से आसाम के जो अल्फा हैं और बाकी जो रेडिकलाइज ग्रुप्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर ड्रग्स की पैदावार होती थी, जिसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। और इस ड्रग्स की पैदावार के थ्रू ये जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं अपना ऑपरेशन फ्रंट करते थे, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेज करते थे। जब भाजपा सरकार ने वहां पर सारी एक्टिविटीज को बैन किया, जैसे आप वहां पर ये सब गांजा ये सब उगा नहीं सकते हो, ड्रग्स उगा नहीं सकते हो, तब इनको मैरिजुआना ड्रग्स ये सब उगा नहीं सकते हो, तब इन्होंने एक तरह से अमेरिका को अपील किया। अमेरिका ने क्रिश्चियन स्टेट की बात की। फिर बाद में आप देखिए शेख हसीना की सरकार को उन्होंने वहां से हटा दिया, यूनेस को इंस्टॉल किया, भारत को उकसाने की कोशिश की, गार्डियन ऑफ द 7 सीज बोला। और अब अमेरिका आप देखिए कि उसने वहां पर अपने शिप्स भेजने वाला है। एक्सॉन जैसी कंपनीज जो है बांग्लादेश के वाटर के अंदर एक्सप्लोरेशन करने वाली है। देखिए अभी भारत ने भी, आपको याद होगा मैंने बार बार बोला है कि हमारा जो कोस्टल लाइन है उसके नीचे इतना तेल और इतनी गैस है जो इक्वलेंट टू द रिजर्व्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। और भारत वहां पर पूरी तरीके से अभी वहां पर अंडरग्राउंड सर्वे करना चालू कर रहा है,
ताकि वहां से ऑयल और गैस रिजर्व्स एक तरह से मिल सके। और अभी तो रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। उसके बाद अमेरिका ने वहां पर बेसिस बनाने की बोली है। अभी ये जो बेसिस हैं वो चाइना सेंट्रिक है, पर कभी भी ये भारत के अगेंस्ट भी यूज हो सकते हैं। तो एक तरह से बांग्लादेश जो तो है, मतलब उमेश जी ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी कॉरिडोर है उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। यस, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत से अलग करने का इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। आप सोचिए, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को लाल मोनिरहट एयरबेस एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है? तीस्ता नदी के लिए भारत हेल्प कर रहा था, फिर चाइना से वो हेल्प क्यों ले रहे हैं? आप ये सोचिए, सलाफिस्ट और जिहादी क्यों मिल रहे हैं साथ में, जमात के लोग। आप ये देखिए कि अमेरिका को इतनी क्या पड़ी हो गई कि वो बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग पोर्ट उसको चाहिए। आप ये भी देखिए कि भारत वहां पर ग्रेट निकोबार टर्मिनल बना रहा है, और उसके बाद वहां पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है, और वहां पर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर भी भारत जो है वहां पर अंडरग्राउंड सर्वे कर रहा है। तो ये सब चीज देखने के बाद अमेरिका भी वहां पर अपने बेसिस स्थापित कर रहा है। चाइना ने हम्बनटोटा में कर लिया है, अमेरिका कर रहा है चिटागोंग के अंदर। तो ये सब चीज भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत को अंडरमाइन करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका आ रहा है, इसके लिए चाइना आ रहा है, इसके लिए टर्की आ रहा है, इसके लिए पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को तो अभी एक सबमरीन भी प्रोवाइड की है चाइना ने। तो ये एक तरह से कैलकुलेटेड मूव है बाय चाइना, पाकिस्तान, टर्की एंड एंड अमेरिका, चारों मिलकर भारत को एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, और दिस इज एंटी इंडिया, दिस इज अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये सब चीज बता रहे हैं। हमने पहले भी बोल दिया था, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जब भी भारत हाइड्रोकार्बन्स का जब भी एक्सट्रैक्शन चालू करेगा, अमेरिका वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। क्योंकि भारत जो है वर्ल्ड का 90%, 89%, आप सोचिए, हम अपना क्रूड बाहर से मंगाते हैं, दैट इज 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे। वर्ल्ड का 10% जो प्रोडक्शन होता है वो भारत इंपोर्ट करता है। अगर इतनी बड़ी कंट्री खुद का तेल निकालना चालू कर दे तो ग्लोबल प्राइसेस शॉक आ जाएगा। आप सोचिए, यूएई हो, सऊदी हो, रशिया हो, इवन अमेरिका, उनके मार्केट में इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। और भारत चाहता है जो हमारा जो इंपोर्ट है अभी 89% है, उसको 62% पे लेके आए नेक्स्ट 1 डिकेड के अंदर। तो इसको भी काउंटर करने के लिए अमेरिका वहां पर अपना सर्वेलेंस शिप्स डाल रहा है, और वो वहां पर अपनी शिप्स डालने के लिए उन्होंने अभी बांग्लादेश के साथ लॉजिस्टिक्स एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट भी किया है। जी। अच्छा उमेश जी, जो बांग्लादेश कह रहा है कि रिलेशन विल डिपेंड ऑन गैंजेस ट्रीटी, ये स्टेटमेंट जो है इसको क्या कहना चाहिए, डिप्लोमेसी कहें या फिर स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल? देखिए, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है भिखारिस्तान और कंगलादेश। और कंगलादेश अपने आप को समझ रहा है कि भारत उससे डर जाएगा, और भारत के अंदर जो शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई है वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको भी बैकफुट पे रखना चाहता है। वो नहीं चाहते कि शुवेंदु अधिकारी बोले कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है, जो 2026 में 2026 में जिसकी मियाद पूरी हो रही है, उसको एक रिन्यू ना किया जाए। तो ये भारत को बैकफुट पे रखना चाहते हैं। देखिए, बांग्लादेश की औकात ही नहीं है कि वो भारत के सामने शर्त रख सकते हैं। उसको अगर कॉटन चाहिए तो भारत से लेता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो भारत से लेता है, चावल चाहिए तो भारत से लेता है, इवन डीजल चाहिए वो भारत से लेता है। अगर इतना ही है तो उसको बोलिए चाइना और पाकिस्तान से ले लेगा। बीच में तो मोहम्मद यूनुस ने बहुत ट्राई भी किया था। और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को एक तरह से क्लियर कट बोल देना चाहिए इनको कि ऐसी गीदड़ वपकी आपने दी तो आप समझ जाइए कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। आप सोच लीजिए किसको ज्यादा जरूरत है, और हम जो इनको एड देते हैं ना, उसको भी डिले कर देना चाहिए। और वहां पर मेरा ये मानना है बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में जो लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको शुवेंदु अधिकारी के सरकार से डिमांड करना चाहिए कि ये ट्रीटी को स्क्रैप कर दिया जाए। तब जाके इन जमाती और सलाफिस्ट को एक तरह से अक्ल आने वाली है। क्योंकि बीजेपी जो है पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से वो अपना पाला बदलेगी। तो आपको जो बंगाल के जो लोग हैं
उनको वहां पे बोलना चाहिए कि इन बांग्लादेशियों को धक्के मार के निकालो और इनको एक तरह से मजा चखाओ, और वहां पे अगर मजा जी चखाना है तो फेंसिंग करा के गैंजेस वाटर ट्रीटी को रोक दो, तब ये बांग्लादेशी जो हैं भारत के सामने घुटने टेकेंगे। ये इनकी औकात बिल्कुल। दिखानी जरूरी है। देखिए, बहुत हम कभी भी ज्यादा बोलते नहीं है, पर कब अगर अपनी औकात से ज्यादा अगर कोई बात करें तो उनको बताना जरूरी है कि हमारे कारण ही आपका एग्जिस्टेंस है। इन बांग्लादेशियों को जी समझाना जरूरी है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। उमेश जी, क्या भारत को अब जो ईस्टर्न बॉर्डर पॉलिसी है उसको कम्प्लीटली रीथिंक करने की आवश्यकता है? ये समय आ गया है कि हमें पूरी तरह से उसको रीथिंक किया जाए? मेरे ख्याल से तो मेजर ओवरऑलिंग की जरूरत है। और आप ये देखिए, एनी सॉर्ट ऑफ इंकर्शन, एनी सॉर्ट ऑफ जो, अगर आप देख लीजिए, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनको उनके जो स्टेट एक्टर्स जो उनको पेट्रोनेज देते हैं, जैसे बांग्लादेश दे रहा है या नेपाल दे रहा है, उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दे देनी चाहिए कि भारत की एड कंडीशनल है। आप भारत की एड एंड सप्लाईज आर कंडीशनल, सब्जेक्ट आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज अपने सॉइल पर अलाउ नहीं करोगे। अगर हमने देख लिया तो हम उसको फ्लैश कर देंगे और आपकी जितनी भी सप्लाईज है इमीडिएटली बंद कर देंगे। और भारत को वहां पर जो, मेरा ये एक चीज मानना है, जो बॉर्डर एरियाज पे रेडियो स्टेशन सेट करने की जरूरत है और वहां पर उनको प्रसारण करना चाहिए कि कैसे ये बांग्लादेश और नेपाल की जो सरकार है वो अपनी जनता को बेच रहे हैं चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के हाथों। तो उधर भी हमें एक तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखने की जरूरत है। पर वहां पर जो हार्डलाइनर्स हैं, जो चाइनीज, अमेरिकन एंड पाकिस्तानी स्टूज है, उनको भी एक्सपोज करने का जरूरत है। क्योंकि बलेन शाह देख लीजिए, वो जैसा लीडर है वो एंटी इंडिया है। और ये जो तारिक उर रहमान है, इसके पास भी मेजोरिटी ऑफ मैंडेट जरूर होगा, पर इसके पास पावर नहीं है। अल्टीमेटली इसको जमात के यहाँ पर जाके सजदा करना पड़ा कि भाईजान हमें रूल करने दे दीजिए। तो बांग्लादेश के अंदर आज भी जो है वहां पर रेडिकल जमात की सत्ता है। आप देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने ढाका में रैली निकाली थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हत्या और शुवेंदु अधिकारी की हत्या करने के नारे लगाए थे। 10-20 लोग नहीं थे, हजारों में थे। तो ये बिना वहां की सरकार की आज्ञा के बिना ये इतना बड़ा प्रोसेशन नहीं हो सकता था। तो भारत सरकार को पूछना चाहिए कि ऐसा प्रोसेशन आपने अलाउ क्यों किया, और बांग्लादेश के लोगों को भी पूछना चाहिए कि आपको चावल चाहिए या गोली चाहिए। हमें ये पूछना पड़ेगा क्लियर कट। अभी उनको पर दया दिखाने का टाइम नहीं है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल उमेश जी। और हम अगर बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो वहां पर जो जियो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ बॉर्डर्स और ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। अब नैरेटिव, रेडिकल नेटवर्क्स और जो वाटर रिसोर्सेज और बॉर्डर डेमोग्राफी है, सब एक स्ट्रेटेजिक वेपन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट कंसोलिडेशन है उसकी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। और तीसरी तरफ ढाका ओपनिंग वाटर ट्रीटी को डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट बना रहा है। सवाल अब सीधा है कि क्या भारत ईस्टर्न फ्रंट पर स्लोली एक नए सिक्योरिटी स्टॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इतिहास हमें ये कहता है कि जब वार्निंग साइंस को आइसोलेटेड इंसिडेंट समझकर इग्नोर किया जाता है, तब क्राइज जो है वो बॉर्डर पार होते हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं तक। और उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। मुझे बहुत धन्यवाद।